OS 185 इसका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा। देखो चैप्टर नंबर 8 में क्या है, समाज से रिलेटेड है, यानी बहुसंचार साधन यानी मल्टीमीडिया और अति संचार साधन यानी हाइपर मीडिया को हमें देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, जैसे बहुसंचार साधन यानी मल्टीमीडिया क्या होता है, इसको जरूर देखना है। और इसमें एक क्वेश्चन है जो क्या है, समाजशास्त्रीय शोध में छवियों का उपयोग कैसे हो रहा है, यानी जो मान लीजिए समाजशास्त्री यानी कोई अगर समाजशास्त्री है, अगर भैया कोई शोध करता है तो छवियों यानी फोटो जो होती है उसका उपयोग कैसे करता है, यानी छाया निर्माण में निकर्षण के लिए, यानी जब छाया चित्र यानी किसी निष्कर्ष निकालने के लिए करता है, या छाया चित्र में ध्वनियों का प्रयोग क्यों करता है, जैसे फोटो साउंड का प्रयोग कर रहा है छाया चित्र में, निबंध में, या व्यक्ति चित्र में, फिल्मों में, या बहुसंचार मीडिया, या किस प्रकार से करता है इसमें। और जो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका, अगर देखोगे तो 8.2, 8.3 एंड 8.5 आपका रहेगा क्या, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया और समाज के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है बहुसंचार साधन यानी मल्टीमीडिया। ध्यान सुनना, बहुसंचार साधन यानी मल्टीमीडिया वह सूचना है जो मीडिया के विभिन्न रूप जैसे फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, GIF, एनिमेशन, चित्रण, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट आदि का उपयोग करके प्रसारित किया, यानी क्या भैया, बहुसंचार साधन मल्टीमीडिया किसे कहते हैं कि सूचना होती है जो मीडिया के विभिन्न रूपों के द्वारा दी जाती है। जैसे भैया फोटो के द्वारा कोई सूचना दी जा रही है, ग्राफिक के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, चित्र के द्वारा, मानचित्र के द्वारा या चार्ट के द्वारा, अगर इसका उपयोग करके, अगर इन सब का उपयोग करके अगर कोई सूचना दी जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। जब कोई सूचना, ध्यान सुना क्या बोला, जब कोई सूचना मीडिया के द्वारा जैसे फोटो का यूज करके, ग्राफिक का यूज करके, वीडियो का यूज करके, ऑडियो का यूज करके, एनिमेशन का यूज करके, चित्र या मानचित्र या कह सकते हो ग्राफ का यूज करके या चार्ट का यूज करके प्रसार उपयोग की जाती है। यह विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों में, जैसे चाहे विभिन्न कोई भी संचार का साधन हो, ठीक है, किसी भी संचार का, चाहे शब्ददृश्य यानी उसमें रेडियो वाला साधन हो, यानी श्रव्यदृश्य माध्यम जिसे हम बोलते हैं, यानी ऑडियो विजुअल वाली सामग्री का उपयोग करता है। इस का अर्थ यानी है कि मल्टीमीडिया में पाठ्य यानी टेक्स्ट का उपयोग नहीं है, यानी जो मल्टीमीडिया होता है उसमें टेक्स्ट का यानी पाठ्य यानी टेक्स्ट का मतलब ये लिखा हुआ भी उसका क्या किया, यूज शामिल नहीं है। वास्तव में यह पाठ्य यानी टेक्स्ट और श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री दोनों का एक संयोजन है। यानी कह रहे हैं भैया बहुसंचार साधन यानी मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जब कोई सूचना दी जाती है तो जैसे मीडिया के द्वारा दी जाए, जैसे उसमें भैया फोटो है, ग्राफिक है, वीडियो है, ऑडियो है, या एनिमेशन है, चित्रण है या मानचित्र, इन सब का यूज करके क्या किया जाता है, सूचना को दिया जाता है। देखो इनमें जो सूचनाएं दी जाती हैं वह ऑडियो और विजुअल दोनों सामग्री का, भैया ऑडियो का भी यूज करता है यानी आवाज का भी यूज करता है, और क्या वीडियो का भी यूज करता है। यानी मल्टीमीडिया का मतलब ये नहीं कि इसमें टेक्स्ट नहीं, यानी मल्टीमीडिया में क्या भैया होता है, भैया मेरे टेक्स्ट भी होता है। जैसे मल्टीमीडिया का मतलब नहीं, टेक्स्ट का मतलब जैसे हमारे अखबार है, अखबार क्या होता है, एक टेक्स्ट का रूप होता है ना, तो उसमें फोटो भी यूज होते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं भैया जो मल्टीमीडिया होता है उसमें टेक्स्ट का भी यूज होता है, उसमें वीडियो का भी यूज, यानी ऑडियो वीडियो दोनों चीजों का यानी सब चीज का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीटास्किंग सुना होगा, मल्टी शब्द यानी जिसमें हर चीज का प्रयोग कर लें, उसमें ऑडियो का भी प्रयोग कर लेगा, वीडियो का भी प्रयोग कर लेगा, मानचित्र, ग्राफिक, जितना चीज होता है, जिन चीजों से हम खबरों को पहुंचाना चाहते हैं या दर्शक को बताना चाहते हैं या उसको हम समझाना, जिन जिन चीजों का यूज करते हैं, अगर सभी चीजों का यूज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है भैया, भाई मेरे किसमें, मीडिया संस्थानों में। ठीक है, अगर मीडिया संस्थानों में इन सभी चीजों का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। हिंदी में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे बहुसंचार साधन, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीमीडिया, हिंदी में भी लिख देगा मल्टी, मैल आधा लेटी, इस प्रकार से लिखा, और कई बार हिंदी में भी आ सकता है बहुसंचार साधन करके। ठीक है, आगे देखो क्या मल्टीमीडिया व्यापक उपयोग है, यानी मल्टीमीडिया का भैया बहुत बड़ा उपयोग है, हर जगह उपयोग हो रहा। इसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के साथ साथ औषधि और सांख्यिकी डाटाबेस, यानी कह सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया है उसका उपयोग का भैया पढ़ाने लिखाने में भी यूज होता है, कह सकते हैं औषधि में, या संख्या यानी कोई आंकड़ा डाटाबेस बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। शुरू में टेक्स्ट के अलावा मल्टीमीडिया का इस्तेमाल, नहीं शुरू में जो मल्टीमीडिया का था उसको सिर्फ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज यह उससे कहीं ज़्यादा है। समाजशास्त्रियों ने मल्टीमीडिया का उपयोग न केवल आंकड़े एकत्र, यानी जो समाजशास्त्री थे भैया उन्होंने मल्टीमीडिया का उपयोग न केवल आंकड़े एकत्र करने के लिए बल्कि अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करने, यानी
जो समाजशास्त्री हैं, जो रिसर्च करते हैं, वह सिर्फ भैया आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए आई, आंकड़ों को बताने के लिए अपना जैसे रिसर्च किया तो रिसर्च को बताने के लिए भी क्या कह सकते हो कि मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय उदाहरण, यानी मल्टीमीडिया का एक लोकप्रिय उदाहरण स्लाइड में जानकारी और प्रस्तुत करने के लिए सॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते नहीं है, जैसे आप भाई कंप्यूटर में आता है ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो उसका उपयोग नहीं कह सकते हो कि मल्टीमीडिया का एक लोकप्रिय उदाहरण जिसको हम स्लाइड के द्वारा जानकारी दी जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग सम्मेलनों तथा कक्षों दोनों में, नहीं सम्मेलन यानी कह सकते हैं जैसे फोटो विजुअल दिखाते नहीं, जैसे एलईडी में चलता रहता है, अगर कुछ आंकड़े बता रहा है तो साथ साथ में आंकड़े भी चलते हैं, यानी इनका जो प्रयोग होता भैया वह सम्मेलन कक्षा में, जैसे क्लास चल रही है या बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा तो वहां पर भी इस प्रकार की ग्राफिक या कह सकते हो कि जैसे एलईडी लगी रहती है, उसमें बताते रहते हैं कि भैया अगर आज इंसान बोल रहा साथ में ग्राफिक भी चल रहा, अगर वो कह रहा कि हमारे देश में गरीबी घट रही है तो वो दिखाए हुए गरीबी ग्राफ नीचे रहा, यानी कह रहे हैं कि इसका जो प्रयोग यानी मल्टीमीडिया जो का प्रयोग भैया उस सम्मेलन में, यानी कहीं सब सेमिनार वेमिनार होता है वहां भी यूज हो रहा है, क्लास में पढ़ाने के लिए उसका भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। यह पाठकों को अन्य श्रव्य यानी दृश्य सामग्री के साथ संयोजन करने का अवसर देता है, यानी जो पाठक होते हैं इसमें भैया दृश्य सामग्री के साथ साथ यानी सुनने के साथ साथ दृश्य भी देख सकते हैं, इनका अवसर देता है। ब्लॉग और वेबसाइट मल्टीमीडिया का एक लोकप्रिय, यानी जैसे आज बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉगिंग देखा होगा ना, ब्लॉग बनाते हैं ना, और वेबसाइट जो है ये देखो ब्लॉग में फोटो है वीडियो दोनों है, दूसरा जो हमारी क्या होती है वेबसाइट्स होती है उसमें भी क्या है टेक्स्ट है। देखो जो हमारे ब्लॉग हैं, ब्लॉग तो वीडियो में आ जाता है लेकिन ब्लॉग लिखे में भी आता है, तो जो ब्लॉग होते हैं और जो वेबसाइट होती है उसमें देखो उसमें टेक्स्ट भी दिया गया, यानी भैया लिखा भी तो रहता है, टेक्स्ट में लिखा भी रहता है और साथ साथ में क्या होता है उसमें फोटो का भी यूज होता है। यानी कह रहे हैं कि जैसे ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग का मतलब वो नहीं कि जो वीडियो ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे वाला ब्लॉग नहीं है, जो ब्लॉग लिखा जाता है, जैसे किसी बड़ा ब्लॉग छपता नहीं हो, ब्लॉग कभी सर्च करोगे तो आ जाएगा ब्लॉग क्या कहते हैं, ठीक है। जो ब्लॉग होता है उसमें क्या होता है लिखा भी रहता है और साथ में फोटो भी रहता है। उसी प्रकार से अगर देखो तो वेबसाइट में मल्टीमीडिया में छवि यानी इमेज और पाठ्य टेक्स्ट का अनूठा, नहीं कहते हैं कि भैया मल्टीमीडिया में कह सकते हैं मल्टीमीडिया क्या है, जिसमें भाई मेरे क्या होता है, जिसमें लिखा भी रहता है और फोटो छपा भी रहता है। इसका मतलब क्या है, यानी मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें हमें टेक्स्ट एंड वीडियो ऑडियो दोनों यानी सारी चीजें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं मल्टीमीडिया का एक अनूठा संयोग, जहां पाठ्य छवि बन जाता है, यानी जहां पर हम पढ़ते हैं साथ में उसकी फोटो भी देख लेते हैं और पाठ्य छवि बन जाता है, यानी क्या कहते हैं लिखा इमेज बन जाता है और इमेज लिखा बन जाता है, कह रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें यह मल्टीमीडिया का एक फायदा है कि व्यक्ति पाठ्य और छवि का एक क्रम बना सकते हैं, यानी जैसे हम पढ़ते हैं और फोटो से रिलेट करके चीजों को हम जैसे मान लो कि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो तुम कुछ पढ़ रहे हो तो साथ में भैया उसमें साथ में फोटो भी छपा है तो किसी चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। यही कह रहा है कि भाई मेरे जो मल्टीमीडिया होता है उसमें जब फोटो भी छपा रहता है, लिखा भी रहता है, तो जो हमारा पाठक है या हमारा जो देखने वाला दर्शक भी कह सकते हो, क्या पता वो दिख रहा हो, ठीक है, जो पाठक है चाहे हमारा दर्शक है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। उदाहरण के लिए यदि किसी समाजशास्त्री को शहर जैसे शहरी स्थान पर संरचना की व्याख्या करनी, जैसे कोई समाजशास्त्री है समाज के लिए रिसर्च कर रहा है तो मान लो उसको शहर की जो स्थान की संरचना उसकी व्याख्या करनी है तो एक चित्र आरेख करके वह पाठ के चार्ट को बना सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हें अपने शहर को बताना है कि हमारा शहर कैसे है या उसकी ग्रोथ कैसे, उसकी संरचना बताएं, तो आप क्या एक चार्ट की मदद से शहर का वो डायग्राम बना सकते हो और बता भी सकते हो। यानी मल्टीमीडिया भी प्रस्तुत करता है, यानी मल्टीमीडिया क्या प्रस्तुत करता और दर्शकों के बीच बातचीत का दायरा को अनुमति दे, यानी मल्टीमीडिया के द्वारा क्या जो प्रस्तुति करता है, यानी जो चीजों को बता दिखा रहा है तथा जो दर्शक उनके बीच क्या करता भाई बातचीत की अनुमति भी देता है। एक बेहतर शिक्षण, यानी कहते हैं एक बेहतर शिक्षण देने के लिए और सिखाने के माहौल को बनाने के लिए शोध विधि में हम इसकी मदद, यानी मल्टीमीडिया को हम कह सकते हैं पढ़ाने लिखाने में या किसी को सिखाने में हम मल्टीमीडिया का यूज किया जा सकता है। मल्टीमीडिया से एक से अधिक इंद्रियों को संबोधित नहीं कह सकते, जो मल्टीमीडिया होता है हम इसके जरिए भैया हम दिखा भी सकते, यानी हम कई चीजों में इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि यह दृष्टि और श्रवण, यानी ये हमें दिखाई भी देता है, ये हमें सुनाई भी देता है। यानी कह रहे हैं कि जो मल्टीमीडिया है वो हमारे कई सारे जो इंद्रियां हैं वो दो तीन इंद्रियों को के द्वारा चल सकता है, यानी वो हमें दिखाई भी देगा, वो हमें सुनाई भी देगा, एक इस प्रकार से चलता है, ठीक है। क्या होगा उसी दृष्टि में और दोनों इंद्रियों को संबोधित करता। अब क्या है मल्टीमीडिया की कुछ विशेषता है, इसको देख लेते हैं, क्या पता भी आ सकता है। मल्टीमीडिया क्या विशेषता है, देखो यह पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया को गतिशील और संवेदनात्मक, देखो जैसे आपको तुमको पढ़ना है लिखना, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ के फोटो देख लो
चीज़ों को क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यानी क्या है, हमें पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यह चित्र और वीडियो दोनों रूप में जानकारी देता है, जिससे हमारा क्या संचार जो होता है, समझने की जो चीज़ें होती है जल्दी चीज़ें हम समझ लेते हैं। यह दृष्टि पर संवेदना को आकर्षित, यानी जब हम फोटो भी देखते हैं और लिखा भी देखते हैं तो हमारी जो संवेदना है वो ज़्यादा आकर्षित होती है, या कह सकते हैं हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा या जल्दी समझ सकते हैं। मान लो कि अगर कोई तुमको कहानी सुना रहा है, लेकिन कहानी के साथ अगर वहाँ पर साथ में अगर उसका वीडियो भी चल रहा है तो आप लोग चीज़ों को जल्दी समझ में जाएंगे। वही बताया जा रहा। आज समाजशास्त्री शोध के लिए मल्टीमीडिया के सामान्य रूपों में से एक चित्र और तस्वीर है। अगर आज जो समाजशास्त्री जैसे मल्टीमीडिया देखोगे कि वो टेक्स्ट के लिए जो उनको आंकड़े उसके लिए क्या करते हैं, वो चित्र का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीमीडिया, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, अगला देखते क्या है, समाजशास्त्री शोध में छवियों का उपयोग। क्या कह रहे हैं, समाजशास्त्रीय शोध में छवियों का उपयोग क्या। तो पहला इन्होंने जैसे बता रखा है कि छवियों का उपयोग कैसा है, छाया चित्र निकर्षण के लिए, यानी जो हम जैसे कोई समाजशास्त्री है, जैसे भैया अगर कोई समाज पर शोध कर रहा है या समाज पर रिसर्च कर रहा है, तो जब कोई भाई मेरे समाज पर रिसर्च करता है तो फोटो का प्रयोग क्यों करता है, इमेज का प्रयोग क्यों करता है, क्या कह सकते हो कि कोई निष्कर्ष निकालने के लिए क्या कर सकता है, फोटो का यूज क्यों करता है, कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए कह सकते हो। ठीक है, देखो छवियों और तस्वीरें आंकड़ा को संग्रह या प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य, यानी कहते हैं कि भैया अगर कोई समाजशास्त्री छवि और आंकड़ों को संग्रह करने के लिए क्या करता है, यानी छवियों का प्रयोग करके आंकड़ों और संग्रह दोनों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, समाजशास्त्री अक्सर उत्तरदाता को यानी को अपने प्रश्नों से संप्रेषित करने के लिए तस्वीरों को, नहीं कहता कि किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए या आकर्षित करने की जो समाजशास्त्री जो रिसर्च करने और जो समाज के बारे में करते हैं वो फोटो का यूज करते हैं। इसे फोटो में निकर्षण कहा जाता है। एक सामान्य साक्षात्कार में शोधकर्ता उस समुदाय के सदस्यों से प्रश्न पूछता है जहां वह अध्ययन कर रहा है और शोध कर रहा है, लेकिन फोटो निकर्षण विधि में वह बेहतर प्रक्रिया में प्रदान करने और प्रश्नों और बातचीत में तस्वीरों को डालते हैं। यानी कहता कि जब जो समाजशास्त्री है अगर वह शोध कर रहा है तो अगर वह फोटो का यूज कर सकता है तो चीज़ों को बेहतर से समझा जा सकता है या बेहतर से उन लोगों को बताया जा सकता है। तो उसी प्रकार से बताया जाए। दूसरा, अगर इसमें जो आपको बताया गया जैसे छवि ध्वनि, यानी अगर वह छवियों के साथ ध्वनियों का क्यों प्रयोग करता है। ठीक है, ये देखोगे छवियों के साथ ध्वनि का साउंड, फोटो साउंड क्या, देखो फोटो निकर्षण के अलावा छवि ध्वनियाँ यानी फोटो साउंड का एक और तरीका है जो लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैमरे और छवियों का प्रयोग होता है। हालांकि छाया चित्र यानी जो फोटो साउंड होता है उत्तरदाता को कैमरे पर अधिक नियंत्रण होता है, यानी जो उत्तरदाता यानी इससे एक अधिक विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें प्रतिभागी शोध अध्ययन के दौरान सामग्री उत्पन्न कर सकता और अपने परिवेश पर क्लिप कर सकता और फिल्मांकन के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण, नहीं कह सकते कि जब हमारे फोटो या चित्रों में साउंड होता है तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं या हम बेहतर तरीके यानी हमारे ध्वनि का प्रयोग, यानी कह रहा भैया कि अगर आपका फोटो है तो उसमें अगर साउंड होता है तो हम किसी चीज़ को बेहतर समझा सकते हैं या किसी चीज़ को बेहतर बताया सकते हैं। मान लो कि अगर तुम कहीं पक्षी के चीखने की या कुछ अगर बता रहे हो तो अगर उसमें साउंड होगा तो तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से बता सकते हो या अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यानी जब छाया चित्र में जब ध्वनि का यूज होगा, यानी फोटो में जब हमारा वीडियो, चाहे मान लीजिए हमारी कोई फोटो है या आगन वाली हमारा कोई वीडियो, अगर उसमें साउंड रहता है तो चीज़ों को हमें क्या होगा बताने में, जो समाजशास्त्री होगा वह चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा सकता है या अच्छी तरीके से उनको बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे छाया चित्र के बाद इसमें क्या है, छाया निबंध क्या होता है। देखो जहां फोटो निकर्षण यानी में छाया चित्र यानी फोटो साउंड दोनों का उपयोग आंकड़े संग्रह, यानी कहता कि जो अगर कह रहा है जो छाया चित्र होता है या फोटो निकर्षण जो फोटो करने से निकालने की जो इसके लिए क्या जो हम फोटो का उपयोग कर गए हैं उसका आंकड़े करने के लिए भी कर सकते हैं। वही फोटो निबंध एक ऐसा उपकरण है जो डाटा प्रस्तुत करने में, नहीं फोटो का अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो डाटा है उसको प्रस्तुत करने में या उसकी व्याख्या करने में क्या करता है, मदद कर सकता है। हाल के वर्षों में फोटो निबंध लोकप्रिय हो गए। अन्य ही दो तरीके पर चर्चा की। एक फोटो निबंध कहानी तो कहने का माध्यम है जो संदेशों की छवियों के साथ लिखे। देखो फोटो निबंध का मतलब होता है जैसे कोई कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, निबंध लिखा हुआ, अगर उसके साथ फोटो भी लगी रहती है तो चीज़ों को हमें ज़्यादा समझ। मान लो अगर कोई समाजशास्त्री अगर वो शोध कर रहा है और शोध करने के बाद उसने एक लेख लिख रखा है और लेख में अगर फोटो का यूज करता है तो चीज़ों को बेहतर समझा जा सकता है या चीज़ों को हम बेहतर जान सकते हैं। मान लो कि भाई अगर तुम समाज पर रिसर्च कर रहे हो, मान लो तुम
आदिवासी पर रिसर्च करने गए थे, आदिवासी के बारे में तुमने 3 पन्ना लिख दिया है, 3 पन्ना तो लिख दिया, लेकिन साथ में अगर तुम आदिवासी का फोटो लगा दोगे, जो चीज़ बता रहे हो अगर उसकी इमेज लगा दोगे या फोटो लगा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा वो निबंध जो था फोटो निबंध नहीं, अब जो इंसान तुम्हारा निबंध पढ़ेगा फोटो के जरिए चीज़ों को बेहतर समझ सकता है या उन चीज़ों को बेहतर जान सकता है। यानी इन चीज़ों का यूज करके जो समाजशास्त्री है, यानी जो उसका शोध है, यानी जब अगर कोई व्यक्ति अगर शोध करता है, अगर रिसर्च करता है, तो अगर उसमें फोटो का यूज करता है किसी भी चीज के लिए, तो उसका जो शोध होगा वो थोड़ा प्रमाणिक हो सकता है, तथा जो उसके जिन लोगों को बताना चाहता है जो उसका परिणाम होगा, वह परिणाम लोगों पर बेहतर परिणाम निकलेगा, या लोग उस शोध के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे या अच्छी तरीके से उन चीजों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। यानी छाया चित्र निबंध के रूप में जिस प्रकार से व्यक्ति चित्र और फिल्में, इसके अलावा अगर बात करो कि जैसे कोई समाजशास्त्री है, अगर वह व्यक्ति चित्र और फिल्मों का अगर यूज कर सकता है अगर अपनी शोध में, तो क्या उसका जो शोध होगा वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है। मान लो कि अगर व्यक्ति चित्र का मतलब किसी इंसान के बारे में बता रहा है, या उस कहीं जहां पर शोध करने का अगर उसकी कोई क्लिप बना लेता है या फिल्म बना लेता है, तो वह अपने शोध को बेहतर तरीके से समझा सकता है या बेहतर तरीके से बता सकता है। यानी कोई भी समाजशास्त्री अगर अपने शोध में क्या कर सकते हैं कि अगर वह शोध में यहाँ पर किन चीज़ों को बोला गया है कि अपने शोध में अगर वह छवियों का उपयोग कर सकता है, तो इस प्रकार के कह सकते हैं कि उसको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो यही रहेगा, यही आपको लिखना। जो हेडिंग रहेगी, हेडिंग जैसे मैंने बताया है उसी का हेडिंग क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम देखेंगे। ठीक है, बता रहा है कि छवियों के अलावा वीडियो भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे शोध के दौरान एकत्र की गई जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अर्थ में व्यक्ति चित्र फिल्में समाजशास्त्री के ज्ञान में प्रसार के लिए उपयोगी माध्यम हैं। नृवंश विज्ञानियों ने विशेष रूप से व्यक्ति चित्र फिल्में के रूप में वर्णनात्मक सामग्री को रिकॉर्ड करना उपयोग कह रहे हैं कि अगर कोई समाजशास्त्री है, अगर वह रिसर्च करता है तो अगर फोटो का यूज कर रहा है, लेकिन अगर वह फिल्मों का यूज कर सकता है, या अगर लोगों के लिए व्यक्ति चित्र यानी अगर लोगों की वो फिल्म बना लेता है या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, अगर उसकी मूवी बना लेता है, फिल्म बना लेता है, तो उसके जरिए वह और भी बेहतर तरीके से चीजों को समझा सकता है। यानी कहते हैं कि अगर भाई मेरे अगर कोई समाजशास्त्री है फोटो के साथ, यानी फोटो है लेकिन अगर उसके साथ वह वीडियो का प्रयोग करता है, तो चीजों को वह ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है या वह चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। यानी कह रहे हैं कि जब कोई समाजशास्त्री रिसर्च करने के लिए जा रहा है, सुनो समझो बात को, ठीक है, जब कोई समाजशास्त्री रिसर्च करता है, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है, तो फोटो का यूज कर रहा है, चलो ठीक है। अगर फोटो की जगह पर अगर कहीं पर वीडियो का यूज कर लेता है, तो अपनी चीज को जो उसने रिसर्च किया है उसको और पुख्ता तरीके से या और अच्छे तरीके से उसको बताया जा सकता है या उसको और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है अब? हेलो, यही बता रहे हैं, ये घूम के यही बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, जैसे हमने मल्टीमीडिया पढ़ लिया था। ठीक है, मल्टीमीडिया तो मैंने आपको बता दिया था। अब हमें देखना है दूसरा, आप कह रहा हाइपर मीडिया क्या होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया तो मैंने बता दिया था क्या होता है, थोड़ा सा हाइपर मीडिया देख लेते हैं। देखो, अति संचार साधन हिंदी में लिखा और इंग्लिश में होगा भाई हाइपर मीडिया। ठीक है, हाइपर मीडिया देखो लिंक के साथ छवियों तथा पाठ्य को जोड़ती है। यानी जो हाइपर मीडिया होता है, जो लिंक होते हैं, जो छवियां होती हैं, इनको पाठ्य के साथ जोड़ती है। यह अंतर क्रियात्मक है, उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है। यानी क्या होता है, यह जो उपयोगकर्ता है उसके लिए अनुकूल होता है, यानी छवियों को लिंक के साथ जोड़ देता है। ठीक है, उपयोगकर्ता अनुकूल, सीखने की सुविधा प्रदान करता। ब्लॉग और वेबसाइट हाइपर मीडिया के उदाहरण, यानी जो ब्लॉग होते हैं, जो वेबसाइट होते हैं, क्या है ये हाइपर मीडिया। यानी कह सकते हो कि ब्लॉग और वेबसाइट को यानी कह सकते हैं कि जो छवियां हैं, ठीक है, कह रहे हैं जो छवियां उनको लिंक कर देता है, यानी जोड़ देता है। जब मान लो कि तुमने लिख रखा है, फोटो यूज कर लिया, तो क्या कर दिया, उन दोनों चीजों को भैया क्या रखा था, जोड़ देता है। ठीक है, कह सकते हो कि जो हाइपर मीडिया है उसका उदाहरण कौन कौन से हैं, कि आपके जैसे इसमें कौन कौन उदाहरण 8.8 हो रहा भाई, 8.4 है। ठीक है, अति संचार साधन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हाइपर मीडिया है उसका ब्लॉग, ठीक है, हाइपर मीडिया क्या बता रहे हैं कि जो ब्लॉग होता है, जो वेबसाइट होते हैं, उसके क्या है, मीडिया के उदाहरण है। हाइपर टेक्स्ट उपयोगकर्ता को मूल पाठ से, यानी जो हाइपर टेक्स्ट होता है उपयोगकर्ता जो करता है मूल पाठ से अन्य लिंक तक पहुंचाने की अनुमति देता है। देखो कह रहे हैं कि जब आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया तो मूल पाठ जो है उसको अन्य लिंक तक पहुंचाए, अन्य स्रोतों तक पहुंचाने के लिए अति संचार साधन जो हाइपर मीडिया होता है लिंक के साथ छवियों तथा पाठ्य को जोड़ती है। नहीं, जैसे आपने
फोटो है और आपने लिख रखा टेक्स्ट है फोटो है, तो दोनों चीजों को क्या करता है, लिंक यानी जोड़ने का काम करता है। यह हाइपर टेक्स्ट का विस्तार अर्थात यानी एक्सटेंशन करता है। उदाहरण के लिए एक ब्लॉग या वेबसाइट अति संचार यानी हाइपर मीडिया का, यानी कह सकते हैं कि एक ब्लॉग जो वेबसाइट क्या है वह हाइपर मीडिया के उदाहरण है। इस प्रकार विश्वव्यापी संचार पर नेट विचरण यानी स्पार्किंग पर हाइपर मीडिया के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा अलग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या होता है जिसमें आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय मतलब भाई मतलब जैसे किताब है नहीं, किताब बस उसमें ही चलती रहती है, ठीक है, बदल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पत्रिकाएं जो आती हैं, अति संचार साधन यानी हाइपर मीडिया के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, हाइपर। देखो हाइपर मीडिया का उदाहरण का मतलब होता है, सुनो मेरी बात, आपको एक चीज़ बताऊँ ना, देखो क्या होता है, जैसे आप घरों में अखबार आता है ना, सुना होगा ना, आप घरों में अखबार आता है, भाई कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा ना कि आपके घर पे अखबार नहीं होगा, बल्कि अखबार वाले क्या करेंगे, आपको एक क्या दे जाएंगे, एक स्क्रीन दे जाएंगे, स्क्रीन दे देंगे और डेली क्या होगा उसमें खबर बदल जाएगी। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि जैसे मेरे पास एक किताब पड़ी है, ठीक है, इसमें क्या है, किताब है। जैसे मान लो आज तुम्हारे पास एक बुक है, उस बुक में जैसे ऑनलाइन कर दिया भाई, तुमको भेज दिया, उसी किताब में जैसे हिंदी यानी इंटरनेट के जरिए जैसे उस पूरी बुक में क्या है, यानी एक दिन जैसे आज कल का पेपर है तो मान लो BSOS 185 भर दिया, मान लो अगले दिन आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस का है तो आपके पास बुक वही है, बल्कि जो कंटेंट होगा ऑनलाइन की तरीके से उसमें दूसरा। जैसे मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में जैसे देखते हो कि उसमें हर चीज बदल जाती है, जैसे स्क्रीन बदल जाती है, मोबाइल तो वही है, लेकिन वो क्या करता है, कभी उसमें वीडियो चल रहा है, कभी उसमें गाने चल रहे हैं, कभी उसमें फोन पर बात करो। नहीं, क्या कह रहा हूँ कि हाइपर मीडिया का मतलब होता है कि चीज़ों को क्या करता है, लिंक कर देता है। ये मैं समझा रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक ही मोबाइल होता है, लेकिन हमारे मोबाइल में कभी यूट्यूब चला, कभी फेसबुक चला, कभी कुछ चला। ऐसा तो थोड़ी है कि हम यूट्यूब के लिए दूसरा यूज कर रहे हैं, फेसबुक के लिए दूसरा यूज कर रहे हैं, या हम फोन मिलाने के कोई दूसरा, यानी एक ही गैजेट है, यानी हमारे पास क्या है, एक ही गैजेट है, लेकिन हम एक ही गैजेट में कई सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं ना। उसी प्रकार के कहा जाए, जैसे इंटरनेट पुस्तकालय का मतलब होता है भैया कि वहां पर अगर कोई किताब होगी तो उसमें अलग अलग समय में अलग अलग चीजें उस बुक में आ सकती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें वही होती हैं, यानी जैसे आपके पास एक, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल समझ लो एक किताब है, उसी किताब, मान लो कि किताब है मोबाइल के, आपको किताब, उसी बुक में ना अलग अलग डे पर क्या होगी, अलग अलग किताबें या उसमें आ जाती हैं, यानी कभी जैसे उसमें हिस्ट्री आ गई, एक प्रकार से जैसे मोबाइल होता है उसी को यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अति संचार साधन के रूप में, यानी कह सकते हैं हाइपर मीडिया को बता, यानी क्या करती है, चीजों को लिंक करती है, यानी जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अति संचार साधन के उदाहरण है, ठीक है। जोकब नील्सन सभी प्रकार के मीडिया को हाइपर मीडिया यानी टेक्स्ट शब्द का उपयोग के पक्ष में है, जबकि अन्य जैसे जॉर्ज और पल्सन हाइपर मीडिया के शब्द का उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन हाल में ही घोषणा की गई कि शब्दों को एक दूसरे स्थान पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अति संचार साधन यानी हाइपर मीडिया अंतरक्रियात्मक है और जानकारी पहुंचाने में आसानी, यानी जो हाइपर मीडिया का जानकारी को जल्दी पहुंचा देता है। उपयोगकर्ता के पास उसकी प्रासंगिकता, रुचि, जिज्ञासा, अनुभव, जरूरतें और उपलब्धता के आधार पर जानकारी का चयन विकल्प होता है। यह जानकारी की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रदान करता है। हाइपर मीडिया के माध्यम से कोई भी लिंक की गई जानकारी तक पहुंच नहीं, जैसे मान लो कि आपको अगर हम लोग कोई लिंक दे देते हैं तो आपको ले क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको मान लिया, जैसे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, तो व्हाट्सएप का यहाँ पर जब लिंक देता हूँ तो भैया हर कोई उस ग्रुप में पहुँच जाता है। इसी को बोलते हैं हाइपर मीडिया। ये क्या कर देता है, दो चीज़ों को लिंक कर देता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिंक भेज दिया, लेकिन आप लोग अगर उस लिंक पर क्लिक करते हो तो वहीं पर जाकर फटाफट पहुँच जाते तुम सभी ना। तो वही कर, यानी जो हाइपर मीडिया क्या करता है, लिंक की गई जानकारी को पहुँचा देता है। यानी जैसे मैंने किसी चीज़ को जोड़ दिया, दो चीज़ें अगर जोड़ दी जाती हैं तो उसमें एक क्लिक करो तो दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी या एक साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर मीडिया बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लिंक करने योग्य, यानी क्लिक बैक लिंक के माध्यम से किसी के पास ज्ञान के बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। ये लिंक स्पष्ट और निहित दोनों हो सकते हैं। स्पष्ट लिंक उपयोगकर्ता की विभिन्न वेबसाइटों पर पुनर्निर्देशित करते हैं, जबकि निहित लिंक विश्वकोश यानी शब्दकोश जैसे सामग्री को बताते हैं। हाइपर मीडिया एक उपयोगकर्ता के कई विंडो, यानी जो हाइपर मीडिया होता है उसमें उपयोगकर्ता क्या करता है, कई विंडो खोलें, जैसे हमारे मोबाइल में कई सारे विंडो खुल जाएं। देखो अगर विंडो का मतलब होता है कि एक ही चीज पर हम कई सारी स्क्रीन चला लें, नहीं एक ही मोबाइल में, जैसे हमारे मोबाइल में एक ही स्क्रीन है, लेकिन एक ही मोबाइल में हम क्या करते हैं, उसमें कई सारी स्क्रीन चलाने। एक क्या है, हाइपर मीडिया का एक उदाहरण, यानी क्या है,
इसमें उदाहरण होगा, ठीक है। क्या होगा? हाइपर मीडिया। यानी कह सकते हैं कि एक जब उपयोगकर्ता जो है एक ही स्लाइड में क्या वो कई विंडो को जब खोल लेता है, ठीक है। विंडो को खोलने में लेखक यहाँ नियंत्रित नहीं कर सकता है। यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह लेखक यहाँ पर यह नियंत्रित नहीं कर सकता है या इन चीज़ों को नहीं बता सकता, ठीक है। लेखक इन चीज़ों को कहाँ चला गया, ठीक है, बता रहे हैं भाई, ठीक है। लेखक इन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता है कि पाठक कैसे प्रगति करेगा और वह कौन से लिंक को अनुसरण करेगा। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया दोनों ही गैर अनुक्रमिक और अरैखिक हैं, जो पाठक के उपयोगकर्ता के चुनने के विकल्प दे। यानी जो हाइपर टेक्स्ट है, जो मीडिया हाइपर मीडिया, दोनों को क्या होते हैं, पाठक को ज़्यादा से ज़्यादा चुनने के लिए क्या करते हैं, मदद देते हैं। उसमें इस पाठ्य में टेक्स्ट को भी अन्य टुकड़ों में हम फाइलों में जोड़कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया भी गया कि जैसे यहाँ पर इकाई 1 में जैसे नोड है, फिर इसको किस प्रकार से जैसे लिंक कर दिया गया। यानी कह सकते हो कि जब हमारे पास 3 फाइलें हैं और तीनों फाइलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर मीडिया बोला जाता है, ठीक है। हाइपर मीडिया जैसे यहाँ पर लिंक किया गया, जैसे हाइपर मीडिया को यहाँ पर बताया भी गया है। तो यही आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर दे के जाना भाई, हाइपर मीडिया क्या है और मल्टीमीडिया क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया को बताइए। इसमें एक क्वेश्चन क्या है, मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया और समाज के बीच में क्या संबंध है। देखो, समाजशास्त्री अनुसंधान में मल्टीमीडिया का उपयोग एक शोधकर्ता और समुदाय के बीच उपस्थित पारंपरिक संबंधों को बदल देता है। पारंपरिक रूप से अगला क्या है, देखो जैसे बता रहे हैं कि मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया जो है ये समाज के बीच में रिलेशन कैसे बनाता है, ठीक है। जैसे कहने की जो अगर कोई समाजशास्त्री होता भैया तो रिसर्च करता है तो मल्टीमीडिया का उपयोग क्या कर सकता है, शोधकर्ता और समुदाय के बीच संबंधों को बदल देता है। यानी शोधकर्ता और समुदाय के बीच संबंध पारंपरिक रूप से शोधकर्ता को प्रगति के साथ साथ संबंधों की शक्ति देखने में सक्षम करता है। यानी जो इसमें जो शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है वो क्या करता था, जो हमारा दर्शक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की क्षमता देता है। फोटोग्राफर और फोटो आवाज, यानी जो फोटोग्राफ है, जो फोटो आवाज है, शोधकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच में संचार के रूप में बन जाते हैं। नहीं कह सकते जो फोटो है और आवाज है, इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता है, जिन लोगों के लिए शोध हो रहा है उनके बीच में क्या होता है, एक संचार का माध्यम बन जाता है। इसी तरह व्यक्ति चित्र शोधकर्ता और दर्शकों के बीच में, यानी जो व्यक्ति चित्र होता है शोधकर्ता और दर्शक के बीच में संचार का एक साधन बन जाते हैं। वे ऐसे लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकता है जिन्हें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं कह सकते। देखो क्या करें, समझो, जैसे एक बात बताऊं कि जैसे मैंने वीडियो बना देता हूं तो आप लोग क्या हैं, आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं ना। कि जैसे मान लो कि जैसे मैं यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ, अगर भाई किसी को किताब पढ़ने का मन नहीं है, मान लो BS OS का किताब पढ़ने का मन नहीं है तो वीडियो देख लेगा। यानी यही करें भाई मेरे कि अगर शोध करता है, मान लो कि जैसे किसी ने रिसर्च शोध कर दिया, ठीक है, जैसे किसी ने शोध कर दिया है, ठीक है, शोध कर दिया, उसने लिख करके टेक्स्ट में डाल दिया, तो अब तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर वह वीडियो बना करके डाल दे, अगर उसमें ऑडियो डाल दे तो शायद आप लोग सुन भी सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए मदद कर सकता है जिन्हें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें पाठ यानी टेक्स्ट समझने में बहुत कठिन लगता है। आज कोई भी सामाजिक शोध में मल्टीमीडिया की भूमिका कौन देखा नहीं कर सकते हैं। अगर भैया आजकल कोई शोध होता ना तो उसको देखते हो वीडियो रूप में आ जाता ना, वीडियो आ जाएगा, कोई कोई उसमें समझाता रहेगा। अगर जैसे बात करूं, जैसे अगर हम देखें आज के समय में, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड करके क्या कर देता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो डाल देता हूँ। तो जो लोग अपनी किताब को खोल करके पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यानी वो उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ पर मेरी वीडियो चलती रहेगी और मैं उनको समझाता रहूँ, बता रहा हूँ, वो आराम से देख सकते हैं। यानी वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग किसी भी शोध को किसी भी शोध के बारे में वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे कोई समाज साथी भैया उसने शोध कर दिया, उसने तो बता दिया है, लिख करके दे दिया 1.5 पन्ने का शोध है, तो 1.5 पन्ने का शोध पढ़े कौन अब इतना टाइम के सिवा। यानी लोगों के लिए अगर कोई वीडियो बना देता है, उसमें ऑडियो डाल देता है, उस शोध का अगर एनालिसिस कर देता है या उसके बारे में बता देता है, तो लोग उस वीडियो को देखकर आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और उन चीजों को क्या हो सकती है, उनके पढ़ने की जरूरत। यानी आज जो हमारा मल्टीमीडिया है वो क्या कर सकता है, समाज में एक रिलेशन बनाता है, यानी चीजों को वहां क्या कर रहा भाई मेरे, आसान कर रहा है। कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और कंप्यूटर की कीमतों में गिरावट आने से, यानी जैसे कैमरे हैं, ऑडियो रिकॉर्डर है, जैसे इसमें कीमतों में गिरावट आई और इसका जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डिजिटल का, ठीक है। यूट्यूब जैसे नेटवर्क की आसानी उपलब्धता, जहां कोई भी बिना लागत के वीडियो और फिल्में अपलोड कर सकते हैं। नहीं अब क्या है भैया, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो और फिल्म अपलोड कर सकता है और अन्य लोग उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आज मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया जैसे दृश्य अनुसंधान विधियों का आसानी से, यानी अब क्या है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर
हम मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया दोनों का यूज कर सकते हैं। क्या दोनों का? उसमें वीडियो भी आता है, ऑडियो, उनको हम लिंक भी कर सकते हैं और लोगों तक बता भी सकते हैं उसको, ताकि लोग एक जगह पर जाकर उसको देख भी सकते हैं। वही क्या होगा, इंटरनेट नीति में बदलाव और इंटरनेट की सस्ती उपलब्धता, यानी कहते हैं भाई इंटरनेट सस्ता हो गया है, यह उपलब्ध आसान है, सुगम हुआ है। हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया का उपयोग समाज और सहयात्मक अनुसंधान तथा सीखने और परीक्षण करने में क्या करता है हमारी यह सहयोग कर रहा है। वह दृश्य उपकरण में आरेखीय कई गए लिंकों को एक साथ खोल सकते हैं। अब कोई भी जैसे लिंक है, जैसे मैं आपको कोई भी लिंक, जैसे मान लो कि अभी तुम सब बोल रहे थे क्या बोलते हैं वीडियो का, वो उसके क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट के लिए, तो प्लेलिस्ट उसी प्रकार का है। किसका उदाहरण है? वो हाइपर मीडिया का उदाहरण है। यानी हमने वहां पर क्या कर दिया है कि सारी चीजों को एक साथ लिंक कर दिया है और आप लोग एक ही क्लिक में आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। जैसे अगर बात करूं, जैसे BSOS 185 की जो प्लेलिस्ट है वो किसका उदाहरण है? जब मैं सारी प्लेलिस्ट को एक में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो आप सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सारी वीडियो होंगी एक ही सेक्शन में दिख जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट में। यानी वो किसका उदाहरण है? यानी इस पर मैंने क्या एक ही लिंक के साथ आप कई सारी चीजों को खोल सकते हैं। यानी सारी 10-12 जितनी वीडियो होंगी, 8-10 वीडियो जितनी वो सारी खुल जाएंगी। ये क्या है? हाइपर मीडिया का उदाहरण है। ठीक है। मल्टीमीडिया का मतलब होता है भाई मेरे टेक्स्ट के साथ वीडियो आ जाना और या उसमें चित्र आ जाना, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया बोलते हैं। हाइपर मीडिया का मतलब होता है कि जब दो चीजों को हम लिंक कर देते हैं, जब लिंक कर देते हैं तो सारी चीजें जब उसके हम बोलते हैं, यानी हाइपर मीडिया जो मल्टीमीडिया है, आज हमारे समाज में कह सकते हो कि आज जो हमारा समाज है उसके कह सकते हो कि वो उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान, नहीं समाज के बीच जो संबंध है, आज चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, आप वीडियो यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यानी आज जो मल्टीमीडिया जो हाइपर मीडिया है, इसने चीज़ों को आसान कर दिया है। आज चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे किसी की कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, जैसे आप किसान हैं, आप किसान के बारे में आपको जानकारी लेने की कुछ जाना, तो आपको ये नहीं कि अखबार जाकर पढ़ना पड़ेगा भैया दाल, मान लो जैसे आप व्यापारी हैं, तो आप व्यापारी हैं, ठीक है, आपको क्या करना है कि सोने का भाव क्या चला, तो आपको ये नहीं जाना अखबार जाकर पढ़ना है, आपको पता करने पर सोने, बल्कि आप वीडियो देख सकते हैं जो कोई न कोई आपको बता दे भैया सोने का भाव इतना है इतना है। नहीं आज अगर मान लो कि जैसे आपको सिलाई करनी है, ठीक है, अगर किसी को कपड़ा सिलना है तो उसको सिलाई करने के लिए जाकर के किसी सीखने की जरूरत नहीं, या उसको लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं कि लिखा पढ़ के सीखे, बल्कि वह कोई वीडियो देख सकता है जिसमें चित्र भी होगा और लिखा भी होगा, ताकि उस ज़्यादा नहीं, आज कह सकते हैं कि आज जो चीज़ें हैं वह ज़्यादा आसान हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो मदद है क्या, मल्टीमीडिया जो हाइपर मीडिया है, यह चीज़ों को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा आसान कर दे रहा है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा इसने आसान कर दिया। तो चैप्टर नंबर 8 में यही था, यही जो मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया का है और समाज के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आया कि नहीं बताइए। हेलो।